खास मुलाकात, और खास मुलाकात में आज हमारे साथ पुनः वरिष्ठ पत्रकार चंडीगढ़ से संजीव जी हमारे साथ हैं और आज चर्चा होगी यूक्रेन संकट को लेकर। यूक्रेन वाया बिहार, बुद्ध की धरती बोध गया से 20 से ज्यादा बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं। संजीव जी बोध गया के रहने वाले हैं, तो वहां से भी इनको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत डिप्लोमेटिकली इस पूरे क्राइसिस में असफल रहा है, क्या है मामला, पुतिन की क्या भूमिका है, क्या पुतिन एक तानाशाह की तरह पेश आ रहे हैं, क्या है मामला, रशिया की अर्थव्यवस्था, क्या अगर युद्ध लंबा चला तो इकोनॉमी रशिया की झेल पाएगी, ये तमाम सारे मुद्दे हैं। संजीव जी इंटरनेशनल मामले के जानकार हैं, बहुत पढ़ते हैं और इसलिए इनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो दावे के साथ अपनी बात रखते हैं। स्वागत है संजीव जी। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं? क्या है बिहार आपके होम डिस्ट्रिक्ट का मामला? देखिए, हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में अभी मेरे एक जानकार हैं, अजीत कुमार है, उनकी बेटी वहीं खारकीव में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है MBBS की, और उनसे मैं फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ले रहा था। मैं उनसे लगातार बातचीत कर रहा था पिछले दिनों से। तो हमारे वो बचपन के मित्र हैं, उनकी बेटी और साथ में हमारे गांव का, पर्टिकुलर मैं जिस गांव से बोधगया के पास बिलोंग करता हूँ, 4 बच्चे खारकीव मेडिकल में, खारकीव में आपके गांव के 4 बच्चे? हमारे गांव के 4 बच्चे, जो हमारा पर्टिकुलर गांव है, तो वहाँ के 4 बच्चे खारकीव मेडिकल कॉलेज में छात्र हैं। और वो कल वहाँ से वाया ट्रेन वो अब लवीव कोई जगह है, वहाँ पहुँचे हैं। पूरे 15 घंटा का सफ़र करने के बाद बहुत ही बुरी स्थिति में पहुँचे हैं, क्योंकि खारकीव सिटी पे लगातार रशियन फोर्सेस का अटैक हो रहे हैं। कल एक हमारे भारत का एक छात्र की मौत भी हो गई, और उस परिस्थितियों में वो बच्चे बड़े परेशान थे। और अब वो लवीव पहुँचे हैं, थोड़ी देर पहले पहुँचे हैं लवीव अभी से, और वहाँ से वो रोमानिया या हंगरी बॉर्डर पे जाएंगे और वहाँ से फिर जो आने का इंतज़ाम होगा वो होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या ये आई है कि उसको इंडियन एम्बेसी से कोई मदद नहीं। इंडियन एम्बेसी अपने खर्चा से, अपने खर्चे से उनके पास, वो बच्चे आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जिनके पास ज़्यादा पैसा है तो वो दूसरे बच्चे जिनके पास कम है वो सारा मिलजुल के वो सारा काम कर रहे हैं वहाँ पे। और उसके बाद वो आगे फिर देखिए, हंगरी रोमानिया बॉर्डर पे हो सकता है कि भारत सरकार के जो अधिकारी हों वो उनकी मदद करेंगे। और लेकिन अभी फ़िलहाल वो खारकीव से 1200-1500 किलोमीटर के जो उन्होंने सफ़र जो उन्होंने अभी ट्रेन से जो तय की है, उसमें वो अपने रिस्क पे, अपने पैसे से वो वहाँ पहुँचे हैं। और उनका ये कहना है कि बहुत ही बेहद हालत ख़राब है और वो किसी ढंग से वहाँ से निकल पाए हैं। हालात जब बद से बदतर होते हैं तब वहाँ से वो निकले जी, नहीं तो पहले तो उनको लग रहा था कि ऐसी कोई स्थिति आएगी नहीं। और उसमें हमारे बच्चों की कोई गलती नहीं थी। इनफैक्ट कि हम ये कहें, या बच्चों के माँ बाप की भी कोई गलती नहीं थी। अब यहाँ पे कोई माँ बाप बैठा है तो उसको क्या पता कि यूक्रेन और रसिया बॉर्डर पे क्या हो रहा है। ये तो भारत सरकार की जिम्मेवारी थी कि वहाँ की परिस्थितियों को समय पे समझ के और समय पे भारत सरकार को फैसला लेना चाहिए था कि हमारे 20,000-25,000 छात्र हैं। जो भी छात्र यहाँ से गए हैं वो जो एजेंट्स के थ्रू गए हैं, जो लोकल एजेंट्स हैं, उनकी मदद से वो वहाँ पे वापस आ रहे हैं। वो उनको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो उनको पहुँचाने की व्यवस्था कर रहे हैं, और वो उनकी मदद से अभी तक बॉर्डर पे पहुँचे। जो एजेंट हैं, जो एजेंट्स की मदद से, जो एजेंट्स ले गए हैं, वो बता रहे हैं कि खारकीव में एक हरदीप सिंह है, और वो बेसिकली इंडियन बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। इंडिया से बच्चे जो जाते हैं उनके थ्रू जाते हैं। तो हरदीप सिंह ने कल शाम को एक जत्था पूरा वहाँ से निकलवाया। आज करते हैं कि आज सुबह भी 6 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से, सुबह मॉर्निंग 6 o'clock उन्होंने कुछ बच्चों को, 1100-1200 बच्चों को निकालने की वहाँ से कोशिश करी है, जो रोमानिया बॉर्डर पे या हंगरी बॉर्डर पे या पोलैंड बॉर्डर पे पहुँचे। क्योंकि उस एरिया में अभी डिस्टर्बेंस कम है, जो रशियन बॉर्डर पर डिस्टर्बेंस काफ़ी है। खारकीव से रशियन बॉर्डर 30 माइल है, 30 माइल्स है। और हमारी जो सबसे बड़ी जो विफलता ये नज़र आई है कि देखिए, पहले हमारी एम्बेसी की विफलता ये थी कि एम्बेसी को पिछले 3 महीने में आप जितने भी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, हर जगह अमेरिकन इंटेलिजेंस बार बार वार्न कर रहा था कि रशिया ने अटैक करना है, 100% अटैक होगा।
रसिया बहाना ढूंढ रहा है और बहुत कॉन्फिडेंट उनका अनाउंसमेंट था, लेकिन हमारी सरकार उसको पता नहीं क्यों गंभीरता से नहीं ले रही थी। हमारी एम्बेसी जो वहाँ में जो एम्बेसी में जो बैठे हुए अधिकारी थे वो क्यों नहीं उसको गंभीरता से इस तरह के अलर्ट को ले रहे थे। और ख़ास करके हमारे जो छात्र हैं वो खार्किव में हैं, उड़ीसा में हैं, कीव जो यूक्रेन की राजधानी है कीव वहाँ है, और एक और कोई सिटी है जो रशियन बॉर्डर पे ही है, वहाँ पे भी बहुत हमारे स्टूडेंट्स हैं। 4 सिटी में है। अब ये जो 3 सिटी जो रशिया के बॉर्डर के नज़दीक जो ये शहर थे, यहाँ पे बच्चों को पहले अलर्ट करना चाहिए था, उनके मदर फादर से कोऑर्डिनेट करना चाहिए था, और उसके बाद उन बच्चों को पहले ही मतलब कि जब ये अमेरिकन इंटेलिजेंस वार्न कर रहा था लगातार कि ये अटैक होगा तो रशियन बॉर्डर से मात्र 30 माइल्स की दूरी पे जो हमारे जो बहुत सारे हजारों स्टूडेंट फंसे हुए हैं उनको अलर्ट करके, अगर बाई द वे अलर्ट करके साथ में ये भी व्यवस्था कर देते कि 24 घंटे 48 घंटे 50 घंटे पहले 8 दिन 10 दिन पहले वहाँ जो ट्रेवल एजेंट्स थे और जो तमाम लोगों से बसों का इंतजाम करके सारा उसको सुरक्षित जगह पे निकालने का एक इवैक्यूएशन प्लान होना चाहिए था। वो प्लान भी हमारी सरकार ने कुछ नहीं वैसी कोई योजना नहीं बनाई कि इस तरह से बच्चों को निकालना कैसे। वो जैसे लगता है कि बस वहाँ पे सब हमारे एम्बेसी के लोग सोए हुए हैं, मजे ले रहे हैं, और अमेरिका खुद ही अपने जब लोगों को वार्न कर रहा था अमेरिकन को कि आप लोग अपने हिसाब से निकल जाइए, कभी भी कुछ हो सकता है, ये 15-20 दिन पहले वार्न कर रहा था। कहते हैं कि मिड फरवरी तक इंडियन एम्बेसी कह रहा था कि हमें कुछ पता ही नहीं, अभी ऐसा कोई प्लान भी नहीं है, ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं। तो मतलब कि अगर आपके इंटेलिजेंस वीक है तो जो तमाम जो दूसरे इंटेलिजेंस हैं वर्ल्ड के, कम से कम उनकी सूचनाओं पे तो आप ध्यान दें, अखबार तो पढ़ें। अगर वो अखबार में कुछ, इसका मतलब हमारे एम्बेसी के जो अधिकारी हैं वो अखबार भी नहीं पढ़ते कि वेस्टर्न मीडिया में क्या छप रहा है, रशियन मीडिया में क्या छप रहा है, उसका तो एनालिसिस करो आप। डेफिनेटली इसका मतलब हमारे अधिकारियों को अखबार पढ़ने की भी आदत नहीं है। अगर नियमित रूप से वो अखबार पढ़ रहे होते और पश्चिमी ताकतों की और पश्चिमी इंटेलिजेंस एजेंसियों की जो चेतावनी थी उसमें भी अलर्ट हो जाते। अगर अपना कोई तंत्र नहीं था तब भी हमारे बच्चे मुसीबत में नहीं फंसते। एक बात और जानने की कोशिश नहीं, बोधगया से कितने बच्चे हैं? देखिए बोधगया से हमारे हिसाब से लग रहा है कि 20-22 बच्चे बोधगया से होंगे पूरे। अगर गया का अगर बात करेंगे जी, तो अभी तक जो हमारे मित्र से बात हो रही थी, कह रहे थे कि 40-50 का जो लिस्ट है वो व्हाट्सएप पे घूम रहा है गया डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन बोधगया से 15 से 20 तो कम से कम है। कम से कम। एक बात बताइए, इससे भारत के जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर भी एक प्रकाश तो पड़ता ही है कि आप विश्व गुरु बनने का दावा कर रहे हैं जी, और इतना बड़ा मुल्क है, देश है जी, और यहाँ के बच्चे यूक्रेन में जाके पढ़ रहे हैं जी। तो कैसे विश्व गुरु बनेंगे? यूक्रेन के बल पे बनेंगे? देखिए मैंने जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके जो रिलेटिव्स हैं, जो उनके फादर हैं, उनसे मैंने बात करी कि आप अपने बच्चों को यूक्रेन क्यों भेजते हैं, क्योंकि परसों प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही थी कि हमारे बच्चे छोटे छोटे देशों में क्यों पढ़ने जाते हैं, भारत में क्यों नहीं पढ़ते। मैंने अभी यही सवाल उनसे पूछा कि भाई प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं आप लोग अपने बच्चों को वहाँ यूक्रेन क्यों भेजते हैं। उन्होंने 2 बातें बताई। कहा कि यहाँ का घटिया से घटिया मेडिकल कॉलेज भी 1 करोड़ रुपया मांगता है और यूक्रेन में इससे 100 गुना बेहतर मेडिकल कॉलेज में एनुअल फीस 6 से 7 लाख रुपए में, हमारा खाने का खर्चा, यूनिवर्सिटी का फीस, कॉलेज का फीस 1 साल में, और वो टोटल इंडियन करेंसी में उनका जो खर्चा आता है 6 साल बच्चे रहते हैं वो 40 लाख मैक्सिमम, 35 से 40 लाख के 6 साल 6 साल का। उसमें उनका रहने का भी इंतजाम है, खाने का भी इंतजाम है। मैंने पूछा कि उनका जो एजुकेशन है वो कहते हैं वो वीक है। मैं कहा कि उनका तो जो सिस्टम है वो तो बहुत वीक है, कहते हैं बहुत अच्छे मेडिकल की पढ़ाई नहीं करते वो पढ़ाते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट, देखिए सरकारी मेडिकल कॉलेज का तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का इंडिया का स्टैंडर्ड तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो प्राइवेट मशरूम की तरह जो दुकान खुल गया है मेडिकल कॉलेज का कि 20 कमरे में मेडिकल कॉलेज खोल लिए, मरीज वहाँ है नहीं। जब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई अधिकारी जाता है तो फटाफट आसपास के गांव से जबरदस्ती मरीज को 1000-1000 2,000 रुपये दे के ला के बेड पे लिटा देते हैं कि देखिए हमारे पास मेडिकल कॉलेज में इतने मरीज हैं। पता चलता है कि जो वहाँ लड़का पढ़ रहा है वो न मरीज को इंजेक्शन दे पा रहा है, कोई मरीज ही नहीं है, वो जस्ट फिर मतलब मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बना हुआ है, वो बना हुआ है, इंस्ट्रूमेंट किराए पे आ जाता है, इंस्ट्रूमेंट किराए पे आ जाता है और मरीज भी किराए पे ले आते हैं। मतलब कि वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रहेगा तो मरीज नॉर्मल इलाज के लिए आएगा, लेकिन मरीज, मैं हरियाणा के 1-2 मेडिकल कॉलेज में स्थिति देखा हूँ कि जैसे ही कोई टीम ऊपर से इंस्पेक्शन के लिए आती है तो वो किराए पे लेके मरीज आते हैं आसपास के गांव से और उनको बेड पे लिटा दिया जाता है। तो ये स्थिति है हमारे मेडिकल कॉलेज की और फीस बेतहाशा है।
1 अब करोड़। कहीं भी जाइए कैप्टन फीस, कैप्टेशन फीस तो मनमर्जी है उनकी। भाई हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज किसका है? या तो नेता लोग के पास है, या तो बिल्डर का है, या बिजनेस क्लास का है। तो वो मेडिकल कॉलेज में पैसा इसलिए थोड़ी लगा रहा है कि हमने बहुत बेहतर डॉक्टर पैदा करने हैं, वो तो इसलिए लगा रहा है कि कैसे यहाँ से पैसा मतलब कि बनाना है, और कैसे मतलब कि जिसको जरूरत भी नहीं है उसको ऑपरेशन कर देना है बिल बना लेना है, इंश्योरेंस क्लेम करवा लेना है। मेरिट की चर्चा नहीं होती, मेरिट की तो उसमें बिल बनाना है, इंश्योरेंस है तो चलो अगर मरीज इंश्योरेंस वाला है तो पकड़ के उसी समय ऑपरेशन कर दो, पैसे बनते हैं उसमें। मरीज को पैसा को कष्ट ना हो, अगर पेट में भी दर्द हो तो कह देंगे कि हार्ट अटैक हो गया। यहाँ के डॉक्टरों की स्थिति ये है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट जो हॉस्पिटल है, तो वो एक कारण है कि अगर यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर, प्रधानमंत्री जी ने जो ये बात कही कि क्यों छोटे देश में जाते हैं, तो प्रधानमंत्री जी को उसके मूल में जाना चाहिए कि इसलिए हमारे बच्चे दूसरे मुल्कों में पढ़ने जा रहे हैं कि आपका जो सिस्टम है वो खराब हो रहा है। लूट है। हाँ, लूट ही नहीं, क्वालिटी भी नहीं है, लूट के साथ क्वालिटी नहीं है। अगर आप वही फीस अगर भारत में अगर वो मेडिकल कॉलेजेस में कर दें, अब यहाँ सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में आपने साल के कई जगह 8 लाख 10 लाख रुपए फीस कर दी, कई जगह किया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, तो वो फीस एक गरीब का बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये कारण है कि हमारे बच्चे वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि एक जो लोअर मिडिल क्लास है जिसको लगता है कि हम 40 लाख रुपया में, जैसे बिहार जैसे में स्टेट में किसी एरिया में 4 बीघा बेचेगा तो उसको 40 लाख मिल जाएगा, किसी एरिया में 2 बीघा बेचेगा तब भी उसको 40 लाख मिल सकता है, किसी एरिया में 2-4 कट्ठा बेचेगा तब भी उसको 40 लाख मिल जाएगा, तो अफोर्ड कर सकता है। तो बच्चे अपना इक्विवेलेंट पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम बच्चों का दोष या उनके माता पिता का दोष नहीं मानते। अगर हम माइग्रेशन क्यों होता है? अगर बिहार में रोजगार होता तो पंजाब में कोई मजदूरी करने क्यों आता है? अगर बिहार में रोजगार होता तो लोग मद्रास में क्यों जाता? तो यहाँ अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग होता तो हमारे लड़के इक्विवेलेंट में क्यों जाते? राइट, ये बात तो आपने मार्के की कही। तो प्रधानमंत्री जी को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन जो प्राइवेटाइज कर रहे हैं उससे तो विश्व गुरु बनने से रहे। बहरहाल चलते हैं, पाकिस्तान के बच्चे भी गए होंगे। हाँ, पाकिस्तान के बच्चे हैं, और पाकिस्तान के बारे में तो यही आ रहा है कि उन्होंने अपने 90% बच्चों को निकाल दिया है। हाँ, वेस्ट एशिया से भी जो बच्चे गए हुए हैं, सऊदी अरब से और जो तमाम यूएई से जो बच्चे गए हैं। देखिए, अच्छा एक बात मैं और बोलता हूँ, सिर्फ इंडिया के बच्चे नहीं है, उनका मेडिकल एजुकेशन में कुछ ना कुछ ऐसी बात है कि दुनिया का और दूसरे देश के भी बच्चे जा रहे हैं, हमारे यहाँ से सिर्फ बच्चे नहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने अपने बच्चों को बड़े तरीके से, खारकीव से ही कल मैं देख रहा था कि बच्चों के इंटरव्यू आ रहे थे परसों, तो उसमें वो तो कह रहे थे कि देखिए सऊदी अरब के जो एम्बेसी ने सारा इंतजाम किया, इनकी बसें लग गई है और इनके बच्चे जा रहे हैं। मीन्स कि बाकी जो एम्बेसी थी वहाँ पे जो एक्टिव थे, और उन्होंने अपने बच्चों को निकाला है, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी कोई कीमत है। हमारे यहाँ भारत में ह्यूमन रिसोर्स की क्या कीमत है दिख रहा है, वो दिख रहा है। क्या होगा रशिया का पूरा, पुतिन जिस तरीके से कर रहे हैं, पुतिन तानाशाह की तरह उभर रहे हैं, देखिए क्या इस समय में अफोर्ड किया जा सकता है वॉर? इसमें देखिए 2 तरह की बातें हैं। पुतिन ने जब ये अटैक किया था तो उनको जस्ट लग रहा था कि 2-3 दिन में निपटा देंगे, 4 दिन में निपटा देंगे, लेकिन उनको काफ़ी ज़्यादा प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है वहाँ। और हमको लगता है कि जो बार बार जो हम लोग अमेरिकन इंटेलिजेंस का जो वार्न कर रहे थे कि रशिया अटैक करेगा, तो उस हिसाब से वो यूक्रेन को तैयार भी कर रहे थे कि आपने रेसिस्ट कैसे करना है, चाहे वो हथियारों से दे रहे हों, या हो सकता है कि यूक्रेन के फोर्सेस के साथ और भी कुछ लोग अंदर हों जो लड़ाई कर रहे हो रशियन फोर्सेस। तो आज 7 दिन हो गया है, और देखिए ये वार अगर फुल टाइम स्टाइल से वार हो रहा है, जिस ढंग से अटैक कर रहा है यूक्रेन पे, तो बहुत खर्चीला युद्ध है। पर डे आर्मी के मूवमेंट, गोला बारूद में ही आप मान के चलिए कि मिनिमम इंडियन करेंसी में 50,000 करोड़ का खर्चा रशिया का होगा, मिनिमम पर डे इंडियन करेंसी में। वो 1 लाख करोड़ तक भी जा सकता है। रशियन इकोनॉमी एक क्या इसको झेल पाएगी? सेकेंड, जिस ढंग से रशिया की घेरेबंदी यूरोप में की गई है, अमेरिका ने जिस ढंग से नाटो और यूएन पे अभी यूरोपीय यूनियन और नाटो, अमेरिका ने जिस ढंग से इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हैं, रशियन बैंकों को डिफंक्ट कर दिया है। रशियन बैंकिंग यूरोप के मार्केट में कारोबार नहीं कर पा रही है, उनके सारी प्रॉपर्टियां जब्त हो रही हैं यूरोप के अंदर। अच्छा। रशियन जो बिलियनियर्स हैं जिन पे सैंक्शंस लगे हैं इंडिविजुअल, उनके प्रॉपर्टी यूरोप में जब्त हो रहे हैं। फिर उनका जो स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम से उनको आउट कर दिया, मीन्स की जो रशियंस को जो पेमेंट्स होने हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स होने, वो सारे रुक गए हैं। तो अब रशिया कैसे, उसका क्या काट है? हालांकि ये चर्चा हो रही है वेस्टर्न मीडिया के अंदर और तमाम दूसरे मीडिया में भी कि ये क्रिप्टो करेंसी के थ्रू डील करने की कोशिश में है जो रशियंस जो है। अच्छा। अपने एक्सपोर्ट को, तेल को, गैस को, जैसे ईरान भी पिछले 1 साल से कर रहा है, लेकिन वो कितना उसको, जो वेस्टर्न ग्रुप है वो कितना उसको सक्सेसफुल होने देता है, ये देखने वाली बात होगी कि जो क्रिप्टो जो है।
क्रिप्टो को कितना सक्सेस होने देते हैं। थर्ड ये है कि सबसे बड़ा जो पुतिन का फेल्योर है कि पुतिन ने जो वेस्ट, जैसे हम लोग पुतिन के कैलकुलेशन को नहीं लगा पाए, जैसे इंडिया कैलकुलेशन नहीं लगा पाया कि पुतिन इंडिया को बैलेंस करने के लिए जब वो बीजिंग गए थे तो इमरान खान को इन्वाइट कर दिया। पुतिन को उम्मीद था कि हो सकता है कि इंडिया जो है अमेरिकन प्रेशर में आके यूएन में हमारे खिलाफ खड़ा हो जाए, तो उन्होंने मौके पर इमरान खान को बुला के इंडिया को बैलेंस किया कि देखो आप बगल में है, इधर बगल में है, न्यूट्रल रहो। हम डर गए। लेकिन पुतिन खुद वेस्टर्न फोर्सेज या वेस्टर्न ताकतों के जो तैयारी थी उसका आकलन नहीं लगा पाया। जैसे पुतिन को ये अंतिम समय तक लग रहा था कि यूरोपीय यूनियन में डिवीजन है, फ्रांस और जर्मनी जो है रसिया से टकराव के लिए तैयार नहीं है। जर्मनी का अपने कंपल्सन है, फ्रांस का अपने कंपल्सन है, क्योंकि जो गैस जो 30% जो यूरोपियन गैस जो नीड है उसको रसिया देता है। तो उनको लग रहा था कि यूरोपीय जो देश हैं वो रसिया से टकराव नहीं लेंगे, क्योंकि उनको गैस की जरूरत है। गैस अगर हम रोक देंगे तो पूरा यूरोप फ्री हो जाएगा। लेकिन 3 दिन में जर्मनी ने एक पलटी मारा और जर्मनी टोटली अमेरिका के तर्ज पे पुतिन के अगेंस्ट खड़ा हो गया। मतलब कि जर्मनी ने 120 अरब डॉलर का स्पेशल डिफेंस रिलेटेड फंड बना दिया। उसने बोला कि ठीक है, हम गैस को लेकर भी अल्टरनेटिव इंतजाम करेंगे। और जिस ढंग से वहाँ का सोशल डेमोक्रेट गवर्नमेंट, ये समाजवादी गवर्नमेंट मानी जाती है, मतलब ये माना जाता है कि मतलब कि ये सोशलिस्ट है। जिस ढंग से उसने स्टैंड लिया है वहाँ के चांसलर ने, वो रसिया के लिए बड़ा ही एक सेटबैक है। ये पुतिन को उम्मीद नहीं था कैसा होगा। और देखिए यूरोप, अमेरिका दूर बैठा है, वो मजे भी ले रहा है कई चीज़ों में, अभी भिड़ दे दो, थोड़ा सा आनंद लेता हूँ, लेकिन यूरोप एकदम नज़दीक है। अगर यूरोप के देश टोटली अगर रसिया के अगर लामबंद हो गए तो रसिया को अपने जो बैंकिंग सिस्टम, अपना तेल एक्सपोर्ट, अपना गैस एक्सपोर्ट पूरा, और जो रियल एस्टेट का जो इनका इन्वेस्टमेंट यूरोप के अंदर है वो सारा तबाह हो जाएगा। और रसिया को साउथ एशिया की तरफ नया मार्केट ढूंढना पड़ेगा। लेकिन साउथ एशिया में जो आपका जो रूट्स है वो वाया कजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान डिस्टर्ब एरिया है। सेकंड, पुतिन अपने हिस्ट्री से भी सीख नहीं ले पाए। देखिए पुतिन ने, इंडियन कम्युनिस्ट बड़े खुश हैं इस समय। वो खुश इसलिए है कि उनको लगता है कि वाह क्या पुतिन ने ऐसे किया, अमेरिका को नीचा दिखा दिया, वो दिखा दिया। हालांकि इंडियन कम्युनिस्टों को पता होना चाहिए कि वहाँ पे कम्युनिस्टों की एक अलग पार्टी है जो पुराने कम्युनिस्ट हैं। और पुतिन बेसिकली जब उन्होंने परसों तरसों जब यूक्रेन पे, जब कुछ दिन पहले यूक्रेन पे हमले से पहले जब वो भाषण दे रहे थे, तो यूक्रेन की समस्या के लिए पूरी तरह से उन्होंने लेनिन को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि समस्या के जड़ में लेनिन की नीतियाँ हैं। ठीक है, तो अब पुतिन का जो सबसे बड़ी समस्या है कि पुतिन को ये सीख लेना चाहिए था कि आपने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। आपका कहना है कि 1000 साल से यूक्रेन जो है रशिया का पार्ट था, कल्चरली, लैंग्वेज, रिलीजन के हिसाब से रशिया का वो पार्ट है। लेकिन जब युद्ध होता है तो युद्ध में आप पहले के पीछे की गलतियों से भी सीखते हैं। रशिया अफगानिस्तान में आया था, आपको याद होगा 1980 के दशक में 9 साल 10 साल तक लड़ाई। अमेरिका डायरेक्ट नहीं आया रशियन फोर्सेस के अगेंस्ट वहाँ, वो पाकिस्तान में बैठ के वो ऑपरेट करता रहा। और पाकिस्तान में बैठ के उसने मुजाहिदीन तैयार किए, आईएसआई के सपोर्ट से तैयार किए, और रशियन फोर्सेस को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलने के बाद 1989 में लौटना पड़ा। और वहीं से रशिया का पतन शुरू हो गया, रशिया टूट गया, सोवियत संघ टूट गया और कई उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। आपके सामने है वो सारा कि वो अफगानिस्तान वार उसको इतना महंगा पड़ा रशिया को कि उसके बाद रशिया का विघटन हो गया, आपके सामने है। तो उनको ये सोचना चाहिए कि यूक्रेन में आप घुस तो गए, लेकिन अगर अमेरिका अफगानिस्तान के तर्ज पे यूक्रेन में सीधा ना आके बगल में बैठ के अगर कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट देता है, किसी ढंग से लड़कों को तैयार करके रशिया पर अटैक करेगा, रशिया कितने दिन तक उस युद्ध को सस्टेन कर पाएगा? ये एक बहुत बड़ी समस्या है। संजीव जी, यूक्रेन जो वॉर चल रहा है, रशिया ने जो आक्रमण किया है, इसका तेल के खेल, गैस के खेल और इंटरनेशनल रिलेशन पर क्या असर पड़ेगा? भारत जो जियो पॉलिटिक्स है, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, क्या इसका असर पड़ने वाला है? देखिए, ये जो यूक्रेन और रूस के बीच जो जंग है, इसके अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग इफेक्ट दिख रहे हैं। देखिए, आज ही खबर है कि तेल पर बैरल $110 उसकी कीमत जा चुकी है। अब ये देखिए कि इसका सीधा इम्पैक्ट उन मुल्कों पे पड़ने जा रहा है जो तेल उत्पादक देश नहीं है, जो बहुत बड़े पैमाने पे इंपोर्ट पे डिपेंड करते हैं। इंडिया जैसे 80% इंपोर्ट है, तो ऑटोमेटिक है कि इंडियन इकोनॉमी पे अफेक्ट पड़ेगा। या तो सरकार तेल सस्ता रखने के लिए सब्सिडी दे, अपने टैक्स बुक हटाए, जो टैक्स के नाम पे जो जनता का जो मतलब कि जो
यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जनता के साथ जो मतलब कि जनता को जो दुआ जा रहा है वो टैक्स है वो तो कम किया जाए या तो, और नहीं तो फिर ये जनता मान के चले कि तेल की कीमतें बाज़ार में बढ़ेगी। पाकिस्तान भी तेल इंपोर्टर है, एक मेजर इंपोर्टर है, तो इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी पड़ेगा। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात है कि परसों इमरान खान ने तेल 10 रुपये सस्ता किया पर लीटर, इन परिस्थितियों में भी। अब वो उन्होंने क्यों सस्ता किया है, किस तरह से एक खराब इकोनॉमी में भी उन्होंने हिम्मत करी है कि तेल को 10 रुपये सस्ता कर दिया हो, क्योंकि वो भी टोटल इंपोर्ट पे डिपेंड करते हैं। उनका भी वेस्ट एशिया से तेल आता है, सऊदी अरब से, यूएई से, ईरान से उनका तेल आता है। और ये है कि मान के चलिए कि यूरोपियन देशों पे एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है गैस की। वो अलग अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं कि गैस का कहाँ से और इम्पोर्ट बढ़ाए। अगर रशियन गैस में मतलब कि सप्लाई में रुकावट आती है, रशिया को अगर वो बैन कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक इसके लिए भी तैयार रहे कि रशियन गैस का एक्सपोर्ट भी वहाँ रुकेगा। तो वो अल्टरनेटिव जो है अफ्रीकी देशों से कैसे तेल लेके आते हैं बाकी, और अमेरिकन जो अफ्रीकी गैस, अफ्रीकी तेल, अमेरिकन गैस का क्या कैसे वो सिस्टम रखते हैं अपने इंपोर्ट का, उन पे इफेक्ट पड़ेगा। और यूरोपियन मार्केट में भी ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि तेल और गैस की कीमतों में इजाफा होगा। अभी कल उन्होंने फैसला लिया था कि तेल का प्रोडक्शन एकाएक वो बढ़ाने वाले थे, या जो उनका जो पेट्रोलियम रिजर्व है उसको भी, उससे भी तेल ज़्यादा वो निकालने वाले थे, जो रिजर्व रखते हैं वो मार्केट में डालने के लिए, कि तेल की कीमतें स्थिर रहे। क्योंकि तेल की कीमत अगर एकाएक बढ़ेगी तो उससे सिर्फ भारत, पाकिस्तान या ये जो गरीब मुल्क नहीं, अमेरिका और यूरोप भी इससे प्रभावित होंगे। वहाँ भी महंगाई बढ़ रही है पोस्ट कोविड जो स्थितियाँ हैं उसके कारण। तो एक तो तेल का, हाँ, इससे सबसे ज़्यादा खुश कौन है? रूस को छोड़कर। देखिए रूस पे बैन है, रूस पे प्रतिबंध है, उसको इंटरनेशनल मार्केट में तेल को ले जाने के लिए दूसरे रास्ते अपनाने पड़ेंगे। जैसे वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू कुछ करना चाहेंगे व्यापार, बिटकॉइन के थ्रू करना चाहेंगे। लेकिन जो देश जो इंटरनेशनल मार्केट में जिन पे कोई प्रतिबंध नहीं है, जिन पे कोई बैन नहीं है, जैसे सऊदी अरब है, यूएई है, इनके मजे लग जाएंगे। ये जो पिछले कोविड के दौरान जो 2-1 साल में इनकी कमाई कम हुई है, वो एकाएक कमाई दुगना कर देंगे। जो कोविड में जो पर बैरल $30, पर बैरल $40 तक जो कीमतें गई, वो $110, $120, $130 तक अगर वो कीमतें पहुंचेंगी तो ऑटोमेटिक है कि उनको बहुत प्रसन्नता है। यूएई में बहुत प्रसन्नता है, सऊदी अरब जो है, ईरान को अभी भी ईरान सैंक्शन झेल रहा है, तो उसकी भी जो तेल का जो इकोनॉमी है वो रशिया की तरह ही वो कारोबार करता है थ्रू क्रिप्टो करेंसी या दूसरे के झंडा लगा के बेचना, इस तरीके से उनका है। उसमें काफ़ी ईरानियन तेल इंटरनेशनल मार्केट में रशिया भी बेच रहा था। वो रशियन जहाज वहाँ से लोड करते थे, बाकी दुनिया के दूसरे देशों में लेके जाते थे। लेकिन अब रशिया खुद उस प्रतिबंध को झेल रहा है, तो ईरान और जो रशिया जैसे देशों को दिक्कत आएगी। लेकिन इन देशों को बड़े मजे हैं तेल के खेल, और उन देशों को बड़ा नुकसान है जो टोटली इम्पोर्ट पे डिपेंड कर रहे हैं। और उसके लिए भारत सरकार को सोचना पड़ेगा कि कैसे, क्योंकि 10 मार्च तक चुनाव है, तो फिलहाल तो जनता अभी राहत लेगी, लेकिन 10 मार्च के बाद जब एकाएक जब चुनाव के परिणाम आ जाएंगे, उसके बाद जो सरकार है क्या फैसला लेगी देखने वाला होगा कि भारत की जनता को कितना और महंगाई का सामना करना पड़ेगा, तेल की कीमतें कहाँ तक जाएंगी। जैसे अभी 95, 96, 97 रुपये अलग अलग स्टेटों में अलग अलग है, तो 110 भी आ सकता है, 120 भी आ सकता है। लेकिन भारत की सरकार की एक और समस्या है कि इसी साल गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव है। अगर तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो उसके साथ महंगाई बढ़ेगी, तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और फिर ये इस तरह के जो कीमतों में अगर इजाफा होगा और आपके खजाने को नुकसान होगा, सब्सिडी देंगे, लेकिन आपको साथ साथ चुनाव भी देखना है। फिर 2024 आ जाएगा, लोकसभा चुनाव भी आ जाएगा, तो उसका इम्पैक्ट ये सरकार फिलहाल ऐसे ही कई विरोध का सामना कर रही है महंगाई के कारण और तमाम मुद्दों पे, बेरोजगारी और महंगाई के कारण। तो ये यूक्रेन का इनडायरेक्ट जो बोझ है वो हमारे नरेंद्र मोदी और इमरान खान दोनों पे। इमरान खान को भी 2023 में चुनाव में जाना है, आम चुनाव है पाकिस्तान के अंदर, और भारत को 2024 में जाना है, आम चुनाव है भारत के अंदर। तो दोनों सरकारों को ये सोचना होगा कि 1-1.5 साल तक जो उनके इकोनॉमी पे इस युद्ध का जो पुतिन के कारण जो दुनिया झेल रहा है उसको कितना ये संभाल पाएंगे। और चुनावी जो मोड में जब सरकार आएगी तो इसके कारण जो उसका साइड इफेक्ट होगा उससे ये सरकार कैसे निपटेगी, चाहे वो इमरान खान हो चाहे हमारे नरेंद्र मोदी जी हो, कैसे निपटेगी देखना होगा। इजराइल की भूमिका, देखिए इजराइल और जो वेस्ट एशिया के देश हैं उनके अपने कुछ कंपल्सन्स हैं। देखिए जो यूक्रेन के राष्ट्रपति यहूदी हैं और ये उम्मीद की जा रही थी कि जो इजराइल जो है रिलीजन के बेस पे कम से कम यूक्रेनी राष्ट्रपति के साथ खड़ा है।
देखिए, दो देशों की इम्पोर्टेंट भूमिका है, तुर्की और इजराइल। तुर्की नाटो मेंबर है और इजराइल जो है वो यहूदी होने के कारण उम्मीद की जा रही थी कि इसको जो यूक्रेनी राष्ट्रपति के पक्ष में खड़े होंगे, लेकिन इजराइल चुप्पी साथ नहीं। तो इसका दरअसल कुछ अपने कंपल्सन है इजराइल। रशियन फोर्सेस की प्रेजेंस हैं सीरिया के अंदर, और वहाँ पे रशियन फोर्सेस प्लस ईरान के जो मिलिशिया हैं, जो ईरान सपोर्टेड मिलिशिया जो वहाँ पे आईएसआई से लड़ रहे थे, या बशर अल असद की सरकार की जो मदद कर रहे थे वहाँ पे, उसको खड़ा रखने में उन्होंने जो भूमिका अदा जो एक फोर्सेज जो वहाँ खड़ा रख रहा है, चाहे सीरिया के सैनिक हों, चाहे वो रशियन सैनिक हों, चाहे ये असद ईरानियन फोर्सेज हो, उसको इजराइल नहीं चाहता कि अगर हम यूक्रेनी राष्ट्रपति को या यूक्रेन के साथ अगर हम खड़े हों तो रशिया हमें परेशान करने के लिए सीरिया की सीमा से कोई डिस्टर्बेंस इजराइल के अंदर करवाए। अब सवाल है कि तुर्की का, एक और देश है, तुर्की की प्रॉब्लम ये है कि तुर्की के रिलेशन यूक्रेन से भी बहुत अच्छे हैं, रशिया से भी बहुत अच्छे हैं। रशिया जो है उससे S-400 मिसाइल तुर्की खरीद रहा है, लेकिन तुर्की ऑफिशियली नाटो का मेंबर है। और यूक्रेन ने तुर्की से आग्रह किया कि बॉस्फोरस की खाड़ी से जो रशियन वारशिप का मूवमेंट है उसको रोको। शायद तुर्की उसको रोकने के लिए तैयार भी हो गया है या रोक भी रहा है, अभी कुछ इसके बारे में स्पष्ट खबरें नहीं है। लेकिन तुर्की तो थोड़ा सा स्टैंड नाटो के साथ ले रहा है, लेकिन उतना खुल के भी नहीं जितना लेना चाहिए था। कहीं ना कहीं रशिया के साथ भी उसके कुछ ना कुछ, रशिया से वो आर्मामेंट परचेजर है तो यूक्रेन को आर्मामेंट सेलर है। यूक्रेन को तुर्की हथियार भी बेचता है, यूक्रेनी सेना को उसने हथियार बेचे भी हैं और रशिया से हथियार खरीदता भी है। तो तुर्की की बड़ी अजीब सी स्थिति है। इजराइल की स्थिति तो मैंने बता दिया। तो इन परिस्थितियों में ये सारे मुल्क फंसे हुए हैं, जैसे इंडिया फंसा हुआ है पाकिस्तान के चक्कर में कि अगर आपने कुछ रशिया के खिलाफ स्टैंड लिया तो आपका पड़ोसी मुल्क चाइना तो रशिया का इस समय दोस्त बना ही हुआ है, और पाकिस्तान भी रशियन कैंप में जाने को इच्छुक बैठा हुआ है, नज़दीकी बढ़ा रहे हैं इमरान खान, तो गए भी हैं। तो पुतिन जो है इस तरह की रणनीति बना के जो साउथ एशिया वेस्ट एशिया के जो कुछ ताकतवर देश हैं उनको उन्होंने बैलेंस किया है। हालांकि इसका कितना लाभ आने वाले टाइम में मिलेगा ये टाइम बताएगा, क्योंकि पुतिन को जो मेजर चैलेंज मिलने वाला है वो मिलने वाला है उनके वेस्टर्न फ्रंट से, यूरोप के। चलिए, तो ये थे संजीव जी, इतना कम समय में बहुत ही बढ़िया जानकारी, इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया है। भारत के बच्चे फंसे हुए हैं, अभी तक जो जानकारी है एम्बेसीज ने उनकी कोई मदद नहीं की है। जल्दी से जल्दी वो बच्चे भारत लौटें, यही हम लोग की कामना है। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग, सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए अम्बेडकरनामा। शुक्रिया।